अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेमोग्लोबिन एंड परफायरेंस। तो हेमोग्लोबिन तो हमें पता है कि ये जो है प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है। और परफायरेंस हो सकता है आप इससे आशना हो, मगर परफायरेंस जो होते हैं वो हम कहते हैं कि 4 पायरोल रिंग्स जो होती है ना, उनके दरमियान में जब कोई एक मेटल आके लगता है तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं परफायरिन। ठीक है, इसकी डिटेल आगे हमें बहुत मिलने वाली है, तो अभी जस्ट मैंने आपको ऐसे बताया है, आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो 4 पायरोल रिंग combined with a metal in its center, that compound is called as porphyrin। अब उसके बाद ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, हम लोग जो है सो मेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेमोग्लोबिन से। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड पिगमेंट है, जाहिर है आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, और आरबीसीज के अंदर हमें मिलता है एराइथ्रोसाइट्स इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी। फिर उसके बाद जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है हेमोग्लोबिन की मेल्स के अंदर वो है 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी पर डेसीलीटर जो है 14 to 16 ग्राम जो है हमें मिलता है हेमोग्लोबिन, किसमें? मेल्स के अंदर। अब मेल में हमें 14 to 16 ग्राम मिल रहा है और फीमेल के अंदर हमें 13 to 15 ग्राम मिल रहा है, ऐसा क्यों? यानी मेल में ज़्यादा क्यों है? तो ये बस सिंपल सी एक है कि एक्चुअली क्या होता है कि मेल जो होते हैं उनमें मेटाबॉल मतलब जाहिर है वो जो पावरफुल जो काम होते हैं वो सारे के सारे आदमी करते हैं, मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ वगैरह। तो उसके अंदर उन्हें ज़्यादा जो है सो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो हेमोग्लोबिन मेल्स में ज़्यादा होता है बनस्बत फीमेल के। फिर हेमोग्लोबिन जो है वो इसका फंक्शन क्या होता है, क्या करता है? इसका फंक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस है इसकी, सिर्फ और सिर्फ। यानी क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाता है और टिश्यूज़ में छोड़ता है, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, प्रोटॉन्स को उठाता है, और फिर उनको लंग्स के अंदर ले जाकर बाहर निकलवा देता है, यानी एक्सक्रीट करवाता है। तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है इसकी। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर वेट है 64,450, याद करना है तो कर लीजिए, याद मर्जी आप लोगों की। और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हम उस प्रोटीन को कहते हैं जिसके अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट हो, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीनस पार्ट है, यानी एपोप्रोटीन पार्ट जो है वो ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो है इसके अंदर प्रोटीनस पार्ट है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हीम जो है दैट इज़ द नॉन प्रोटीनस पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसलिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और हेमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामेरिक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। अब देखें टर्मिनोलॉजीज करते हैं हम इनकी। टेट्रामेरिक यानी कि 4 इसके अंदर मोनोमर्स मिलेंगे हमें, ठीक है, समझ गए हम लोग कि 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एलोस्टेरिक प्रोटीन, तो एलोस्टेरिक प्रोटीन हम उसको कहते हैं कि जो अपने इर्द गिर्द के सब्सटेंसेज या कंपाउंड्स की वजह से अपना फंक्शन जो है उसको चेंज कर ले। कैसे कि यानी हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को उठाना, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये ऑक्सीजन को कैरी तो करती है, लेकिन अगर तो किसी भी वजह से जो है अगर कुछ और कंपाउंड्स हैं जैसे कि 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है, क्लोराइड आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर उनकी कंसंट्रेशन किसी वजह से इंक्रीज कर जाती है तो फिर हेमोग्लोबिन अपना ये काम करना छोड़ देती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी ऑक्सीजनेशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन कहते हैं कि ये जो है ये प्रोटीन, ये दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जिनको हम एलोस्टेरिक इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, तो ये उनका अपने ऊपर असर लेकर अपने काम को छोड़ देती है, इसलिए ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। यहाँ ऊपर इसका थोड़ा डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये देखें, एक अल्फा, दो अल्फा, एक बीटा, दो बीटा, यानी टेट्रामेरिक हो गई ना, 1 मोनोमर, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 2 अल्फा होती है, इसमें 2 बीटा चेन्स होती हैं ग्लोबिन की। फिर बीच के अंदर जो है ये हमें हीम वाला पार्ट मिल रहा है जिसकी हम आगे डिटेल्स अभी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, सॉरी ग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, जिसके अंदर से जो है 2 अल्फा होती हैं और 2 जो होती हैं बीटा होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है, अल्फा 2 बीटा 2, या हम इसको अदरवाइज ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा बीटा का एक डायमर, अल्फा बीटा का दूसरा डायमर, तो 2 आइडेंटिकल डायमर्स होते हैं अल्फा बीटा के, ठीक है, इसके अंदर। और फिर अल्फा चेन जो है उसके अंदर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो
कर लीजिएगा कि 2 के अंदर कितने होंगे, और एक बीटा चेन के ना 146 होते हैं। एक की बात की जा रही है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। तो अब जब हम टोटल इन्हें मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 574 अमाइनो एसिड इन द होल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस फिगर को। अब इसमें HbA1 लिखा है, तो ये क्या है? ये एक्चुअली है हेमोग्लोबिन, अडल्ट हेमोग्लोबिन। ठीक है, अडल्ट हेमोग्लोबिन को हम HbA1 लिखते हैं। अब यहाँ A1 लिखा है तो इसका मतलब कोई A2 भी होगा। जी बिल्कुल होगा। तो वो A2 हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है वो A2। अब 574 अमाइनो एसिड्स थे, फिर उसके बाद जो है 4 सब यूनिट्स हेमोग्लोबिन जो है। अच्छा, इनके अंदर जो ये चारों चार सब यूनिट्स होते हैं ना हेमोग्लोबिन के, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। कोवेलेंट नहीं है तो कौन सी होगी? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। एक्चुअली क्या होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का, मैं आपको ज़रा बताती चलूँ कि क्या होता है। कि जो ये हीम पार्ट होता है ना, ग्लोबिन के जो पार्ट होता है वो साइड में जो होता है, हीम पार्ट जो होता है ना वो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर फियरिंग। तो वो पार्ट जो होता है ना वो एक पेरीफेरी के अंदर आ जाता है, और फिर जो हीम का पेरीफेरी वाला पार्ट होता है ना जो कि साइड में आ जाता है, वो हीम के उन पेरीफेरी वाले पार्ट्स के अंदर जो है अट्रैक्शन हो रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, बाकी कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं होते। यहाँ इन्होंने ये डायग्राम दिखाई हुई है। इस डायग्राम को मैं फर्दर आपको पायरोल के अंदर भी समझाऊंगी। चलिए इधर ही देख लेते हैं कि देखें इसके अंदर ये एक आयरन है, आयरन इज अ मेटल, और फिर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग हम कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है रिंग होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ये देखें, एक नाइट्रोजन की रिंग है, दूसरी नाइट्रोजन की रिंग है, तीसरी नाइट्रोजन की रिंग है और चौथी नाइट्रोजन की रिंग है। तो ये 4 पायरोल रिंग्स हैं और बीच में एक मेटल है। तो ये क्या हुआ? ये एक परफायरिन हुआ। तो हीम क्या हुआ? हीम इज ए परफायरिन। और उसके अलावा यहाँ थोड़ा ग्लोबिन के साथ इनकी दिखाई हुई है, ग्लोबिन यानी ग्लोबिन में अमाइनो एसिड है तो हिस्टिडीन के साथ दिखाई हुई है, और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन दिखाई हुई है। अब हीम का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो हीम जो है रेड कलर में होता है। ठीक है, जो हेमोग्लोबिन है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीम की वजह से होता है, और ब्लड का भी इसी वजह से होता है। अब हीम जो है एक परफायरिन है, सब हमने भी देख लिया कैसे परफायरिन है। और इसके अंदर जो मोस्टली जो परफायरिन होता है, परफायरिन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो परफायरिन होता है दैट इज प्रोटोपरफायरिन 9। ठीक है, और आयरन के बीच में होता है। अब प्रोटोपरफायरिन 9 जो है 4 पायरल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर 4 मिथाइल 2 प्रोपियोनाइल एंड 2 विनाइल। ये देखें 4 मिथाइल 1 2 3 एंड 4, 2 विनाइल एंड 2 प्रोपियोनाइल। तो ये इसके ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद जो है हीम जो है ना वो कॉमन जो है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम जैसे हमने पढ़ा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो ये साइटोक्रोम्स जितने भी होते हैं ना उन सब में ये पाया जाता है हीम। ठीक है, और उसके अलावा और भी प्रोटीन जिनमें हीम पाया जाता है उन्हें हम हीमोप्रोटीन्स कहते हैं। उसके अलावा एंजाइम जो है कुछ उनमें भी ये पाया जाता है, कैटालेज में, ट्रिप्टोफैन, पायरोलेज के अंदर। बाकी उसके अलावा क्लोरोफिल जो है उसके अंदर हमें तकरीबन यही मतलब जो परफायरिन है ना रिंग वो यही होती है, बस उसमें सेंट्रल एटम जो है ना वो चेंज होता है। जैसे हेमोग्लोबिन के अंदर या हीम के अंदर हमें आयरन मिलता है तो क्लोरोफिल में हमें मैग्नीशियम मिलता है। और उसके अलावा जो है मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हीम आयरन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे डिपेंड करती हैं। यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फेरस फार्म कर रहा है, कुछ फेरिक फार्म कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो आयरन जो है उसके हिसाब से अपनी फार्म जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज करता रहता है। अब हेमोग्लोबिन के कुछ दूसरे जो है फार्म्स हम देख लेते हैं। एक अडल्ट हेमोग्लोबिन, जैसे मैं आपको बताया था HbA1, इसके जो इनमें जो डिफरेंस आएगा ना वो इनकी चेन्स की बेसिस पे आएगा, ग्लोबिन चेन्स की। तो अडल्ट हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं। ठीक है, अब कुछ माइनर हेमोग्लोबिन्स भी होते हैं जो इंसानों में मिलते हैं, जैसे कि अडल्ट के अंदर कुछ स्मॉल फ्रैक्शन यानी बहुत कम तादाद में 5% से भी कम जो है हमें एक हेमोग्लोबिन मिलता है जिसे हम HbA2 कहते हैं। अब HbA2 क्यों? क्योंकि है तो बिल्कुल ही हेमोग्लोबिन अडल्ट हेमोग्लोबिन के जैसा, बस थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि इसमें होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, और इसमें होते हैं 2 अल्फा, ये देखें 2 अल्फा, और सिर्फ बीटा की जगह पे 2 डेल्टा चेन्स आ जाती हैं। तो ये HbA2 और इसकी परसेंटेज जो है मतलब 5% से भी कम होता है। फिर फीटल हेमोग्लोबिन का बताया हुआ है कि जो फीटस के अंदर हेमोग्लोबिन होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। उसकी यहाँ पर टेबल के अंदर दिखाई हुई है कि 2 अल्फा और 2 गैमा के ऊपर कंसिस्ट करता है ये, सॉरी। और उसके अलावा जो है अडल्ट के अंदर फिर मतलब ख़त्म हो जाता है ऐसे से करके, और थोड़ा बहुत मौजूद होता है। और इसी जो है वो क्या है कंसंट्रेशन 2 अल्फा एंड 2 गैमा चेन्स। ठीक है, अब देखें एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है हेरिडिटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन, यानी अगर बड़े होने के बाद भी अडल्ट के अंदर अगर हेमोग्लोबिन जो है फीटल हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा रहती है तो वो जो है वो कुछ कंडीशंस जो होती है ना
उनकी वजह से होती है, जैसे थैलेसीमिया या अल्फ़ा जो सिकल सेल एनीमिया वगैरह हैं उनकी वजह से। फिर उसके बाद जो ग्लाइकोसाइलेटेड यहाँ पे हेमोग्लोबिन का ज़िक्र दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड जो हेमोग्लोबिन है, इसे हम कहते हैं कि जब जो है ग्लूकोज़ जो है वो हेमोग्लोबिन, नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो अडल्ट हेमोग्लोबिन है उसके साथ लगना शुरू हो जाता है, तो उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ग्लूकोज़ जो है हेमोग्लोबिन के साथ क्यों लगना शुरू होगा? अगर ग्लूकोज़ बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया है, तो वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा। और वो कब ज़्यादा होता है? डायबिटिक कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे पहले बताया हुआ है कि ग्लूकोज़ जो है वो बाइंड होना शुरू हो जाता है नॉर्मल हेमोग्लोबिन के साथ, और जो है इंक्रीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ना, उसके अंदर जो है उसकी डायग्नोसिस, या मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन जो है उसकी कंसंट्रेशन मिल रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक पेशखेमा है इस शख्स को डायबिटीज़ होने का, कि यानी इसे आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसके अलावा फिर मायोग्लोबिन का यहाँ बताया हुआ है। मायोग्लोबिन जो है वो मोनोमरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग हेमोप्रोटीन है, ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन टेट्रामेरिक है, तो अगर हेमोग्लोबिन का एक मोनोमर हम निकालेंगे तो उस मोनोमर को हम मायोग्लोबिन कह सकते हैं, यानी मायोग्लोबिन का बिल्कुल फंक्शन हेमोग्लोबिन के जो है वन मोनोमर की जैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये ज़्यादा मिलती है हमें हार्ट के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब क्यों मिलती है हार्ट और स्केलेटल मसल के अंदर, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इसकी थोड़ी कंपोजिशन देखते हैं कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, 153 अमाइनो एसिड्स होते हैं, याद करने हैं तो कर लीजिए वरना मर्जी आपकी। और जो है एक हीम ग्रुप होता है, उसके साथ सिंगल पॉलीपेप्टाइड लगी होती है, और मॉलिक्यूलर वेट 17,000 है। और जाहिर है कि अगर हेमोग्लोबिन का 64,000 है, तो ये हेमोग्लोबिन के 1 मोनोमर के बराबर है, तो इसका कितना होगा? 4 का 64, तो 1 का 16 ही होगा, तो वो तकरीबन उतना ही है। और उसके अलावा हेमोग्लोबिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं हेमोग्लोबिन की, तकरीबन वो हमें मायोग्लोबिन को पढ़ने से हमें ज़्यादातर हेमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज़ पता चल जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल उसकी जैसा है। फिर मायोग्लोबिन जो है, अब इसका फंक्शन जो है ये क्या है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती है। अब क्या है, एटीपी हमें क्यों चाहिए होगी? तब जब हमें ज़ाहिर है हम थक गए होंगे, तो हमें एटीपी चाहिए होगी। और थकते क्यों हैं? जब ज़्यादा काम करते हैं तो। और ज़्यादा काम कौन करता है? तो हार्ट और स्केलेटल मसल जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जो है मायोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है इनके लिए, ताकि इन्हें मिल सके ऑक्सीजन, और ये अपनी एटीपी प्रोडक्शन के ज़रिए अपनी थकान को दूर कर सकें। हार्ट भी मुस्तकिल पंपिंग करता है और स्केलेटल मसल भी मुस्तकिल यानी मूवमेंट के अंदर होते हैं। फिर हेमोग्लोबिन का फंक्शन है कि ये ज़ाहिर है वही पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, ऑक्सीजन को उठाता है लंग्स से, टिश्यूज़ में लेके जाता है, और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स में ले जाता है। अब बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की बाइंडिंग, तो क्या है कि देखें, एक है वो है हेमोग्लोबिन का फुल मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर 4 होंगे ग्लोबिन चेन, 4 होंगे हीम, 4 होंगे आयरन, ठीक है। तो अब एक आयरन के साथ जो है बाइंड करता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो 4 जो है हीम के साथ 4 ग्लोबिन से, 4 हीम के अंदर 4 आयरन है, तो उसके अंदर 4 ही मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाइंड करेंगे ऑक्सीजन के। तो इसीलिए एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। और मायोग्लोबिन में एक होगा हीम मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। और अगर एटम पूछे रहे तो एटम 8 करें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। फिर जो है मतलब ज़ाहिर है एक जो हीम है उसके साथ एक ऑक्सीजन ही बाइंड करेगा, तो हेमोग्लोबिन में 4 हीम, तो 4 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। थोड़ी यहाँ बताई हुई है इन्होंने कंपोजिशन। अडल्ट के अंदर दो अल्फ़ा 2 बीटा, A2 के अंदर 2 अल्फ़ा 2 गामा, फीटल के अंदर 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा, A2 के अंदर 2 डेल्टा और F के अंदर 2 गामा। और फिर ग्लाइकोसाइलेटेड के अंदर कंपोजिशन वही है अडल्ट हेमोग्लोबिन के, उसके साथ ग्लूकोज अटैच हुआ है। परसेंटेज दी हुई है कि अडल्ट हेमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा 90% होता है। फिर उसके बाद 5% से भी कम जो है वो हमारा A2 होता है। फिर जो 2% से कम होता है वो हीमोग्लोबिन F होता है। और 5% से कम जो है वो होता है ग्लाइकोसाइलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक दी हुई है हेडिंग, दैट इज़ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखें, हेमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करती है ऑक्सीजन, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन होगी तो वो बाइंड कर लेगी हेमोग्लोबिन के साथ। तो जो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है उसकी कुछ वो होता है, पार्शियल प्रेशर होता है कि उसके ऊपर जो वो बाइंड करती है, यानी इतनी अगर ऑक्सीजन होगी तो बाइंडिंग होगी, इतनी होगी तो नहीं होगी। तो उस सबको हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर, कि मतलब बाइंडिंग कितनी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर पे कितनी बाइंडिंग होगी। तो देखिए पहले यहाँ से हम लोग, अच्छा पहले ग्राफ से मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए।
ग्राफ के अंदर एक तरफ ली हुई है सेचुरेशन विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कितनी जो है बाइंडिंग हो रही है या कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ जो है सो मिलाया जा रहा है, और उसके अलावा एक तरफ दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखें क्या है कि ये मायोग्लोबिन की लाइन है और ये हेमोग्लोबिन की लाइन है। तो देखें मायोग्लोबिन के अब भी थोड़ा सा ही पार्शियल प्रेशर हुआ है कि मायोग्लोबिन की सेचुरेशन, ये देखें 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 कितनी सारी सेचुरेशन हो गई है। यानी ये बात तो सही साबित हुई कि मायोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है, यानी वो ऑक्सीजन को ज़्यादा काबू से या ज़्यादा टाइट से अपने साथ बाइंड करके रखती है, और हेमोग्लोबिन की इतनी नहीं है। और हेमोग्लोबिन देखें मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तब आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ रही है। और देखें पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ के अंदर तो वैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो टिश्यू के अंदर देखें कम जो है बाइंडिंग हुई हुई है हेमोग्लोबिन की। और जब लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग ज़्यादा हुई हुई है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी, और जब कम होगा तो फिर ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से निकलती जाएगी, मतलब लीव करेगी, डीऑक्सीजनेशन हो रही होगी हेमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो रही होगी टिश्यूज़ को। अब यही चीज़ यहाँ बताई हुई है कि जो मायोग्लोबिन है उसकी ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा टाइटली बाइंड करती है मायोग्लोबिन से हेमोग्लोबिन की निस्बत। और जो पार्शियल प्रेशर जो है 50% बाइंडिंग के लिए, ये देखें ये 0 और ये 50%, तो 50% बाइंडिंग के लिए ये देखें हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है दैट इज़ 1 मिलीमीटर, यानी अगर यहाँ हम लोग नंबरिंग करें तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जिससे 50% मायोग्लोबिन बाइंड करिए। और 50% हेमोग्लोबिन के बाइंड करने के लिए जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये 26 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा, यानी 50% के लिए दोनों में कितना देखें तजाद मिल रहा है हमें। तो 1 मिलीमीटर जो है वो हमें मिलता है मायोग्लोबिन के लिए, और 26 जो है हम मिलता है हेमोग्लोबिन के लिए, जब दोनों के अंदर 50% जो है बाइंडिंग या सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन की हो रही होगी। फिर कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो है कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 टू हेमोग्लोबिन। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग का क्या मतलब है, मतलब ये कि देखें अगर ऑक्सीजन ज़्यादा, मतलब जो हेमोग्लोबिन मालिक्यूल है उसमें हम पता है कि हमारी ग्लोबिन चेन्स होती हैं, तो ग्लोबिन चेन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर बिल्कुल डीऑक्सीजनेशन है ना, बिल्कुल मतलब एक हेमोग्लोबिन मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल को उठाता है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल डीऑक्सीजनेशन है यानी एक भी मालिक्यूल को नहीं उठाया हुआ ना, तो उस सूरत के अंदर जो पहली ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी ना उसको मुश्किल पेश आएगी। जब पहली ऐड हो जाएगी, ये देखें बिल्कुल डीऑक्सीजनेशन, जब पहली ऐड हो जाएगी तो दूसरी की जो बाइंडिंग है वो थोड़ी आसानी से हो जाएगी, तीसरी की बाइंडिंग और आसानी से हो जाएगी, और फिर चौथी तो बिल्कुल ही आसानी से लग जाएगी, ठीक है ना। वो बोलते हैं अपने अपने लोग हैं, आ जाओ आ जाओ। और जब बिल्कुल गैर होते हैं तो उसके अंदर जाते हुए भी डर लग रहा होता है, तो पहली वाली को आते हुए डर लग रहा होगा, फिर जब ये देखेगी कि भाई पहली वाली जो है अपनी है तो ये भी आ जाएगी, फिर ये बोलेगी भैया अपनी है, फिर चौथी भी आ जाएगी, तो आसानी से हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब ये कि मतलब पहली वाली को जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेशन के अंदर स्टार्टिंग होना भी मुश्किल होती है, यानी पहली ऑक्सीजन का बाइंड करना मुश्किल होता है, फिर दूसरी का आसान, फिर तीसरी उससे आसान, फिर चौथी उससे आसान, ठीक है। और उसके अलावा डीऑक्सीजनेशन ऐसी होती है कि पहली, अब देखें चारों की चारों आ गई हैं ऑक्सीजन, अब डीऑक्सीजनेशन हो रही है तो पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकलना भी मुश्किल ही होगा, आना भी मुश्किल था और निकलना भी मुश्किल होगा। और फिर उस तरीके से आगे चलते चलते जो है जो निकलने वाला प्रोसेस होगा वो फिर आसान हो जाएगा, लास्ट वाला तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यही है कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब कि जो देखें जो फर्स्ट जो ऑक्सीजन होगा वो जो बड़ी मुश्किल से बाइंड करेगा, ठीक है, लेकिन जो लास्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा ना उसकी जो 100 टाइम्स ईजीली जो है वो बाइंड कर रहा होगा हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन, और 100 टाइम्स ही ईजीली वो रिमूव होगा ड्यूरिंग डीऑक्सीजनेशन। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग या हीम इंटरेक्शन, यानी एक हीम दूसरे को कहता है जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो। अगर मैं ऑक्सीजनेशन कर रहा हूँ तो दूसरा वाला कहेगा चलो चलो आराम से आ जाओ, पहला वाला तो मुश्किल से कर रहा होगा, और अगर डीऑक्सीजनेशन हो रही होगी तो पहला वाला मुश्किल से छोड़ेगा, दूसरा कहेगा चलो मैंने छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो। तो वो ये कि जो एक हीम है वो जो है फैसिलिटेट करता है दूसरे हीम को, भले वो ऑक्सीजनेशन हो या डीऑक्सीजनेशन हो, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब सिंपल में ये बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन होती है हीम ग्रुप्स के बीच में, दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हम ये कर रहे हैं, चारों के चारों कि हम ये कर रहे हैं तो तुम भी ये करो। देयर आर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ के अंदर, तो जो लंग्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम होती है, ज़ाहिर है लंग्स के अंदर अच्छा लंग्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो ही होता है, हेमोग्लोबिन देखता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के पीछे पीछे, और एलोस्टेरिक इफेक्टर ज़्यादा हैं तो उनके पीछे पीछे। तो लंग्स में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो फुली ऑक्सीजन को अपने साथ लगा लेता है, और उसके अलावा टिश्यूज़ के लेवल के ऊपर जब ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन देखता है अब तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे पीछे, तो इसलिए ऑक्सीजन को छोड़ देता है। इसीलिए टिश्यू लेवल पर जो डीऑक्सीजनेशन है वो हीमोग्लोबिन में हो जाती है और इसी वजह से जो है ईजिली टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल जाती है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से लंग्स लेवल पे ज़्यादा मिलता है और टिश्यू लेवल के ऊपर उसको छोड़ देता है और फिर वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टी एंड आर फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन। तो टी और आर फॉर्म्स एक्चुअली है क्या? टी मतलब टेंस परेशान, हेमोग्लोबिन परेशान है, और आर मतलब रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स है। टी मतलब परेशान कब होगा हेमोग्लोबिन? जब ऑक्सीजन के पास नहीं होगी। हेमोग्लोबिन का काम ही ऑक्सीजन को लेना है, हेमोग्लोबिन नहीं होगी तो परेशान होगा। और आर मतलब जब हेमोग्लोबिन के पास होगी। तो ये दो फॉर्म्स हैं हेमोग्लोबिन के। अब जो डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन है उसको हम कहते हैं मतलब जब डीऑक्सीजनेशन जिन भी कंडीशंस में हो रही होगी या जो कुछ भी जो फैक्टर्स भी डीऑक्सीजनेशन करवा रहे होंगे हेमोग्लोबिन की, तो वो टी फॉर्म जो है उसको स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि टी फॉर्म परेशान जो फॉर्म है हेमोग्लोबिन की वो क्यों है, कब है? तब जब ऑक्सीजन नहीं है, जब डीऑक्सीडाइज्ड है हेमोग्लोबिन जो है। तो जो डीऑक्सी फॉर्म है हेमोग्लोबिन की उसको हम परेशान जो है हालत कहते हैं हेमोग्लोबिन की, और उसको टार्ट या टेंस फॉर्म कहते हैं। और जो है अच्छा, अब ये परेशान हालत होती क्यों है? ये इस वजह से होती है क्योंकि हेमोग्लोबिन में हमने पढ़ा है कि ग्लोबिन चेंज होती हैं, उनके अंदर कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं। तो वो बॉन्डिंग इस तरीके से हुई हुई होती है हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्डिंग के, वहाँ पर कोई जगह ही नहीं होती ऑक्सीजन की लगने के लिए। तो इसीलिए उस फॉर्म को, जिस फॉर्म के अंदर बॉन्डिंग इस तरीके से होती है कि इसमें ऑक्सीजन की लगने की जगह नहीं होती, इसे हम टी फॉर्म कहते हैं। और जाहिर ऑक्सीजन नहीं लगेगी तो क्या है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं डी फॉर्म इज द अदर नेम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, और सिर्फ ये सब कुछ बाइंडिंग की वजह से होता है। फिर उसके बाद आर फॉर्म रिलैक्स फॉर्म। तो जब ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो रही है हेमोग्लोबिन के साथ तो उस फॉर्म को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड फॉर्म को हम कहते हैं कि दिस इज द आर फॉर्म, रिलैक्स है हेमोग्लोबिन बिल्कुल। और ये किस वजह से होती है? ये क्योंकि जब पहली ऑक्सीजन लग जाती है तो बाइंडिंग के अंदर कुछ इस तरीके का डिफरेंस आता है कि जो चेन्स वगैरह होती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, और फिर दूसरी जो ही हीम इंटरेक्शन और कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन, वही सब कुछ। तो फिर जिस वजह से और जो है ऑक्सीजन जो है वो अटैच होने लग जाती है हेमोग्लोबिन के साथ। फिर उसके बाद जो है ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आर फॉर्म जो है उसके अंदर हाई ऑक्सीजन एफिनिटी है। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो तो ऑक्सीजनेशन को ही सपोर्ट करती है ना। तो जब ऑक्सीजनेशन को सपोर्ट करेगी तो इस वजह से ऑक्सीजन के लिए उसके पास ज़्यादा एफिनिटी होगी। उसके अंदर जो है उसकी जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनकी कुछ इस तरीके से मूवमेंट है कि ऑक्सीजन आराम से रहेगी। तो उसके लिए वो तो ऑक्सीजन को खुशामद करेगी कि आओ आओ मेरे पास आओ। और उसके अलावा फिर जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब कैसे करता है तो ये हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पहुंचाया जाता है सेल्स तक, जहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए मायोग्लोबिन के हवाले कर दिया जाता है, या फिर वैसे ही दे दिया जाता है ऑक्सीजन को कि वहाँ पर जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो है फंक्शंस हों। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वहाँ का कचरा है उसको उठा लिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको उठा लिया जाता है। अब वहाँ से क्या होगा कि ये हेमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करवाता है? 15% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली बाइंड करती है हेमोग्लोबिन के साथ, जैसे ऑक्सीजन बाइंड करती है वैसे हेमोग्लोबिन के साथ 15% बाइंड करती है। अब हेमोग्लोबिन के अंदर भी एक तो ग्लोबिन पार्ट है और एक हीम पार्ट है, तो कहाँ बाइंड करेगी? तो ये ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड करेगी अमाइनो एसिड के साथ, सॉरी। फिर उसके बाद बाकी जो बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एक्चुअली इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेशन का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि इतनी टंग स्लिप होती है कुछ पता नहीं चल पाता। खैर, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी की सारी प्लाज्मा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट जो है ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि बाइंड कर रही है हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ, तो वो अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड करती है और बनाती है कार्ब अमाइल हेमोग्लोबिन। अब देखिए, ये याद रखिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड कर रही है तो कौन सी फॉर्म बन रही है? कार्ब अमाइल हेमोग्लोबिन। क्योंकि आगे चल के हम जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड वाली भी एक फॉर्म पढ़ेंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। कार्ब अमाइल हेमोग्लोबिन। अब ये कैसे बाइंड कर रही है? ये देखें, ये हेमोग्लोबिन है, अमाइनो एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाइंड किया, ये देखें ये, और ये प्रोटॉन रिलीज हो गया। अब जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, वो बाइंड, उसकी जो कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की, वो 0.15 मोल्स पर मोल ऑफ हीम है। ठीक है,
और उसके अलावा जो डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन है उसकी 0.40। तो देखें ऑक्सी हेमोग्लोबिन की 0.15 है और डी ऑक्सी की 0.40। तो वही बात ना कि हेमोग्लोबिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी ऑक्सीजन ज़्यादा है हेमोग्लोबिन के पास, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की मान रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा को आने ही नहीं दे रहा। और जब डीऑक्सीजनेटेड फार्म है तो उसके अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो अब हेमोग्लोबिन को कोई ना कोई चाहिए, तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आने देगा। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टी फार्म के अंदर टी फार्म को स्टेबलाइज करती है। ऑब्वियसली भाई जो डीऑक्सीजनेशन को डीऑक्सीजनेशन को सपोर्ट करेगा वो टी फार्म को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि टी फार्म इज द अदर नेम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड फार्म ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा टी फार्म अगर स्टेबलाइज हो रही है तो ऑक्सीजन तो बाइंड कर ही नहीं पाएगी ना, टी फार्म तो ऑक्सीजन को बाइंड कर नहीं देती, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर जो हेमोग्लोबिन है वो एज अ बाइकार्बोनेट जो मूवमेंट करता है प्लाज्मा के अंदर, उसकी थोड़ी डिटेल बताई हुई है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब पहले टिश्यू से ब्लड में एंटर किया उसने, ठीक है। फिर ब्लड के अंदर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, यानी आरबीसी के अंदर, वो इसको जो है क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो इसको मिलाता है वाटर के साथ, जो कि इराथ्रोसाइट यानी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसको कार्बोनिक एसिड बना देता है। अब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड फिर टूटता है, कार्बोनिक एसिड टूटता है बाइकार्बोनेट के अंदर और प्रोटॉन के अंदर, यानी H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट के अंदर। फिर क्या होता है, बाइकार्बोनेट तो निकल जाता है बाहर प्लाज्मा के अंदर, अब क्या बचा बाकी H पॉजिटिव। अब जब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो हमारी pH है उसको क्या कर रहा है, उसको लोअर कर रहा है, यानी pH को एसिडिक कर रहा है। तो अब इस H पॉजिटिव का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आरबीसी को, हेमोग्लोबिन को, क्योंकि हेमोग्लोबिन बफर का फंक्शन प्ले करता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, हेमोग्लोबिन इस H पॉजिटिव को अपने साथ लगा लेगा और बना लेगा हेमोग्लोबिनिक एसिड, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर हेमोग्लोबिन इसको अपने साथ मिला लेगा ताकि पीएच पर कोई फर्क ना पड़े, बफर का फंक्शन प्ले करेगा। फिर उसके बाद अपने साथ लगाए ये पहुँचेगा ले जाकर जो है लंग्स तक। अब लंग्स में जैसे पहुँचेगा तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जाहिर है वही बात कि ऑक्सीजन फिर ज़्यादा होगी, तो अब हेमोग्लोबिन किसके पीछे पीछे होगा, ऑक्सीजन के पीछे पीछे। तो हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि प्रोटॉन से जान छुड़ाएगा, प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन कंबाइन करेगा वापस बाइकार्बोनेट के साथ जो प्लाज्मा के अंदर था, और उस बाइकार्बोनेट के साथ मिलने के बाद जो प्रोटॉन होगा वो फिर से कार्बोनिक, फिर से रिवर्स में जाएगा सारा सिस्टम, कि हेमोग्लोबिन ने प्रोटॉन को छोड़ा और किसको लगा लिया अपने साथ, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो और फिर प्रोटॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा वापस बाइकार्बोनेट के साथ, वापस बनाएगा कार्बोनिक एसिड वापस कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, वाटर उधर ही रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से छूमंतर हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से वापस हेमोग्लोबिन के साथ लगकर और फिर वापस उसको ले आया जाएगा टिश्यूज़ तक, और फिर वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर जो है हेमोग्लोबिन साथ मिल जाती है और प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन जो होते हैं वापस मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड बनता है, और फिर उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है उन पर एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो ये सारा का सारा था पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने का। आप देखें वही चीज़ कि ये लंग्स हैं, लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन मिली किससे, हेमोग्लोबिन से, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो आया टिश्यू लेवल के ऊपर, वहाँ उसने दी अपनी ऑक्सीजन या तो मायोग्लोबिन लेकर ये बना लेगा अपना मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन, या फिर उसके अलावा डायरेक्ट भी टिश्यू के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए दे दी जाएगी, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड खराब निकल रही है उसको टिश्यू लेवल पर लेकर, और ये यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ अमाइल हेमोग्लोबिन का दिखाया हुआ है कि वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा प्लाज्मा वाला भी सारा सिस्टम होता है, और ये कंबाइन होकर हेमोग्लोबिन के साथ और फिर ये वापस लंग्स के अंदर इसको बाहर निकाल देगा। तो ये सारा का सारा था हमने जो पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से हेमोग्लोबिन के ज़रिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। अगला लेक्चर जो है हमारा बॉहर इफेक्ट के ऊपर आएगा।